अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक क्विक रिव्यू जल्दी से कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक मिस कर दिया था, तो क्लास के नोट्स हैं जो क्लास में पढ़ाया था उसी को स्टूडेंट के नोट्स को स्कैन करके मोबाइल पे मैं क्विक रिव्यू करवा देता हूँ इसका आपको। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन प्रोडिक्ट टेबल को थोड़ा सा देख लेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये ऑलरेडी हम पिछले यूनिट में केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम बस जस्ट क्विक रिव्यू इसका करेंगे, ट्रेंड देखेंगे। जस्ट डिटेल के लिए आप अलग वीडियो में बना दूंगा आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पर हाँ ज़रूर हम थोड़ा सा जो डिटेल डिस्कस करेंगे वो मेटालिक कंडक्शन को देखेंगे, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे और मेटालिक करैक्टर को देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मज़ीद हम देख लेते हैं कि जो आपने इसमें मज़ीद डिस्कस करना होगा वो क्या है। वो एक्चुअली इसके रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो आपने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के ऑक्सीजन, वाटर और क्लोरीन के साथ, सेकंड ए ग्रुप के ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन के साथ, और थर्ड ए ग्रुप के ऑक्सीजन, वाटर, क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो ये हमने इसको डिटेल से देखना होगा बाद में। उससे पहले थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से मुराद डिस्कशन की किसकी क्लासिफिकेशन, जस्ट क्विक रिव्यू। ओके, तो क्लासिफिकेशन में हम इसको क्लासीफाई करते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स में और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो नॉर्मल एलिमेंट्स को फर्दर देखते हैं तो ये हम बात करते हैं ब्लॉक वाइज, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आ जाते हैं, और ट्रांजिशन में डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, एफ को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं और ये मेटल्स हैं और ये कहते क्यों ऐसा, ये हम नेक्स्ट ट्रांजिशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हमने पीरियोडिक टेबल में एस एंड पी ब्लॉक को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एस एंड पी ब्लॉक में तो पहली बात तो एस ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन से आते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप और हीलियम जो कि 8 ए ग्रुप का मेंबर है। ये ऐसे हैं जिनके लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस ब्लॉक में आ रहे होते हैं, सब शेल में आ रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप में उसमें सारी मेटल्स होती हैं सिवाय हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल, ये H2 लिखा हुआ है। ज़ाहिर है कुछ नोट्स हैं उसी भी मैं डिस्कस करवा रहा हूँ तो मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये H2 हाइड्रोजन है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS1 है। इसी तरह जो सेकेंड ए ग्रुप में सारी की सारी मेटल्स और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 है, और इसी तरह 1s2 हीलियम की होती है कन्फिग्रेशन। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो 3A से 8A तक एलिमेंट्स हैं, दिस वन, और इसमें मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल का आपको पता है। बाकी ग्रुप एंड पीरियड्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ग्रुप का आपको बता दूँ, वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं, और ए में हम ए सब ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। वो नॉर्मल एलिमेंट्स वो 8 कॉलम्स होते हैं और 1A से 8A तक नॉर्मल एलिमेंट्स, बाकी बी के अलग से 10 होते हैं, टोटल वो 18 हो जाते हैं। बहरहाल उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पीरियड्स 7 होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है। अब नीचे एक और डाटा दिया गया पीरियड वाइज एलिमेंट्स का, आपसे सिंपल MCQs पूछे जा सकते हैं तो आपको आने चाहिए, ठीक है। उसमें हम बात कर लेते हैं पीरियड वाइज एलिमेंट्स की। पहले देखते हैं जी, शॉर्टेस्ट पीरियड आपका पहला पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड, और इसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ना पी है, ना डी है, ना एफ है। दो सेकंड और थर्ड पीरियड है वो तकरीबन आप कह लें कि सेम है, और जिसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और 6 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो दोनों ये पीरियड एक जैसे होंगे, इनमें भी डी और एफ नहीं है। इसी तरह आपके पास 4 एंड 5 पीरियड भी लॉन्ग पीरियड है और इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, में 2 एस में होते हैं और 6 पी में, और इसमें डी ब्लॉक भी आ जाता है, डी यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, जो आपके पास पहली डी सीरीज़ है ना, वो उसका नाम 3D है और वो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होती है। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं 3D सीरीज़ का पीरियड भी 3 है, ऐसा नहीं है, N-1 होता है। तो ये 4th पीरियड से बिलोंग करती है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि जो आपके पास 3D सीरीज़ है वो पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करती है, और 4D सीरीज़ पीरियड नंबर 5 से बिलोंग करती है। ये पहली 2 सीरीज़ हैं डी ब्लॉक की। उसके बाद अगर हम बात करें 6 पीरियड की, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसको कंप्लीट पीरियड भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक बात करेंगे 32 एलिमेंट्स है इसमें, 2 एलिमेंट्स इसमें एस ब्लॉक के हैं, 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के, 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के,
और 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के। लैंथेनाइड यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपके पास थर्ड सीरीज़ होती है डी ब्लॉक की, आउटर ट्रांजिशन की, और फर्स्ट सीरीज़ इसमें मौजूद होती है 4F की, लैंथेनाइड्स की फर्स्ट सीरीज़ आप कह लें एफ ब्लॉक की, ओके, जो कि पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करती है। सिमिलरली अगर आप 7th पीरियड को देखें, अकॉर्डिंग टू योर बुक हम बात कर रहे होते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, 26 इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, हालांकि 32 हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, बट बुक डाटा के हिसाब से हम बात करेंगे। 2 इसमें एस ब्लॉक है, हम पी ब्लॉक को कहते हैं कि अनडिस्कवर्ड हैं, लेटेस्ट में हो चुके हैं डिस्कवर्ड। इसमें डी के 10 और एफ़ के 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो यस, ये याद रखिएगा कि इसमें D6D सीरीज़ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के है, जो कि 7 पीरियड से बिलोंग करती है, और एक्टिनाइड्स यानी कि एफ़ ब्लॉक की सेकंड सीरीज़ है। टोटल अगर एलिमेंट्स हम काउंट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें नीचे भी डाटा बनाया हुआ है हमने कि टोटल एलिमेंट्स तो 112 हैं अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि हमने इसको इनकम्प्लीट कहा हुआ है। 7th वाले के 6 एलिमेंट्स पी ब्लॉक के मिस किए हुए हैं, 14 एस के अकॉर्डिंग हैं, और पी ब्लॉक के 30 हैं, डी ब्लॉक के 40 और एफ ब्लॉक के 28। अगर आप देखें पी ब्लॉक को तो फर्स्ट पीरियड में नहीं है पी ब्लॉक, और लास्ट पीरियड 7 पीरियड में भी पी ब्लॉक नहीं है, तो बाकी 5 बचते हैं, तो 30 एलिमेंट्स बनते हैं। ओवरऑल अगर हम इसका समरी बनाएं तो एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में 30, तो टोटल नॉर्मल एलिमेंट्स कितने हो गए? 44। सिमिलरली डी और एफ़ को अगर मिलाएं, डी ब्लॉक के 40, एफ़ के 28, तो ये डी को काट दें, ट्रांजिशन ओवरऑल 68 बनते हैं। ओवरऑल देखें 112 एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसकी एक और क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स के हिसाब से। तो टोटल जो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं वो 87 हम कहते हैं, 86 सॉलिड्स हैं, और एक लिक्विड है जो कि मरकरी है। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें 18 है, जिसमें 11 गैसेस हैं, ठीक है, 6 सॉलिड्स हैं, वो कार्बन, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, और 1 लिक्विड है जो कि ब्रोमीन है नॉन मेटल्स में, और मेटालॉइड्स इसमें 7 होती हैं। ये भी टोटल 112 बनते हैं। और अगर स्टेट्स के हिसाब से बात करें 99 सॉलिड्स हैं, 2 लिक्विड्स हैं, और 11 गैसेस होती हैं। तो ये ओवरऑल एक समरी थी जो हमने इंट्रोडक्शन में पहले पढ़ी थी। अब फैक्टर्स में पहले फैक्टर्स कुछ मैंने बात की कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो क्या है आपके पास जी? एटॉमिक रेडियस, जिसका हमने पढ़ा जी फैक्टर के नंबर ऑफ़ शेल्स, शील्डिंग इफ़ेक्ट और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है, जिसमें से शेल और शील्डिंग से ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ ये इन्वर्सली रखता है रिलेशन। तो हमने इसका बात की थी, टॉप से बॉटम मूव करते हुए शेल नंबर बढ़ता है, शील्ड बढ़ता है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता। तो दैट्स वाई टॉप से बॉटम फिर साइज़ इंक्रीज़ होगा, और लेफ़्ट टू राइट इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज़ डिक्रीज़ होता है, क्योंकि शेल सेम रहता है, शील्डिंग इफेक्ट कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये डिक्रीज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास नेक्स्ट अगर देखें आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमने डिटेल पढ़ लिया हुआ है, यहाँ जस्ट एक रिव्यू कर रहे हैं हम। तो याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, शील्डिंग इफेक्ट के साथ इन्वर्स है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और स्टेबल कन्फिग्रेशन के साथ भी डायरेक्ट है। यानी कि जितनी कन्फिग्रेशन स्टेबल है हाफ फील्ड फुल फील्ड की, उतना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उसे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। वो चाहता नहीं है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तो एनर्जी ज़्यादा देंगे तो ही लूज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो जितना स्टेबल है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये अगर देखें टॉप से बॉटम मूव करें, साइज़ बढ़ता है, शील्ड बढ़ता है, इफेक्ट कम होता है, ये सारी चीज़ें आयोनाइजेशन एनर्जी को कम करती हैं। तो टॉप से बॉटम ग्रुप में डिक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट वही इफेक्ट बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज का, तो ऑब्वियसली फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना होगा ज़्यादा एनर्जी देकर। और इसमें हमने अपनी नॉर्मेलिटी भी पढ़ी थी कि 2A की आयोनाइजेशन एनर्जी 3A से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि 2A वाला स्टेबल भी है, और इसमें S सबशेल है, और P वाला जो 3A ग्रुप के बिलोंग करता है, तो SPDF ये हमने ऑर्डर भी पढ़ा था। दैट्स वाई 2A की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। और फिर हमने बात की जी 5A और 6A की। 5A की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है 6A से? क्योंकि 5A हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल है, 6A की हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नहीं है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है 5A में, और 6A में 4 इलेक्ट्रॉन P में मौजूद होते हैं, ठीक है। और 3 अनपेयर्ड हैं,
और जो कि इक्वली एक एक सेम स्पिन के साथ मौजूद होंगे, ये हम आयोनाइजेशन एनर्जी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। दैट्स वे 5A की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। फिर हमने कहा था इनमें अब नॉर्मल ग्रुप कौन से जी 3A और 6A अब नॉर्मल कहलाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेंड से हट चुके हैं। इनको ज़्यादा होना चाहिए था बट ये कम है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमने कहा था सेम वही फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी के हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने बात की थी जी बस इसमें एक डिफरेंट पॉइंट स्टेबल कन्फिग्रेशन का, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने कहा था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होती है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कब होगी? जब वो अनस्टेबल होगा। ऑब्वियसली स्टेबल होना चाहता है, लेकिन ऑलरेडी अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ख़ुद को अनस्टेबल नहीं करना चाहता। दैट्स वाई स्टेबल कन्फिग्रेशन की एफिनिटी यानी कि अट्रैक्शन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम होगी। ये द्रवेश होता है, लालच नहीं होती है इसको, ठीक है। तो टॉप से बॉटम अगर मूव करें ग्रुप में, सेम आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ट्रेंड डिक्रीज़ ही होगी, क्योंकि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता तो अट्रैक्शन भी नहीं होगी। लेफ़्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो अट्रैक्शन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए भी ज़्यादा होगी, तो एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। सेम वही आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ट्रेंड। तो इसकी भी अब नॉर्मलिटी पढ़ी थी हमने कि 2A, ठीक है, ये थोड़ा कर लेते हैं जूम भी, ठीक है, कि 2A, ठीक है, 2A की और 1A की आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो 1A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है 2A से, क्योंकि 2A तो स्टेबल है, ठीक है, S2 है, लेकिन 1A S1 है। ये इलेक्ट्रॉन फ़ौरन गेन करेगा कि 2A जैसा हो जाए, इससे फर्स्ट A की एफिनिटी ज़्यादा। इसी तरह 4A की एफिनिटी 5A से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 4A एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, 5A जैसा अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन स्टेबल अटेन करके स्टेबल हो जाता है, और 5A तो ऑलरेडी स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन गेन करके 6A जैसा अनस्टेबल नहीं होना चाहता। 7A भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गेन करके 8A जैसा फ़ौरन स्टेबल होना चाहता है। इसकी अट्रैक्शन एफिनिटी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है, लेकिन 8A ऑलरेडी स्टेबल है, इसके पास गुंजाइश ही नहीं है, जगह ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो दैट्स वे इसकी एफिनिटी कम हो जाती है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उतना ये शेड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होती है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होगा, ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। टॉप से बॉटम चूँकि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता, कम होता है, साइज़ बढ़ता है, दूर होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन भी, तो उसका होल्ड भी शेड पेयर पर कम होगा, तो टॉप से बॉटम डिक्रीज़ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लेफ़्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ तक अभी हमने ना छोटे छोटे कुछ ट्रेंड्स पढ़े हैं, ठीक है। जल्दी से एक क्विक रिव्यू कर देते हैं, शुरू से आपको दिखा दें जी। ये नोट्स पे हमने देखे थे सारी चीज़ें, ठीक है, ये पढ़ ली हैं इंट्रोडक्शन में, कि ये ऑलरेडी हमने फैक्टर्स पढ़े हुए थे। अब मेटालिक करैक्टर, मेल्टिंग पॉइंट और मेटालिक क्या कहते हैं जी, बिल्कुल कंडक्शन हमने डिस्कस करनी है, तो वो अब हम डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास जी जनाब पॉइंट है मेटालिक करैक्टर का, इसको हम थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। ओके ओके, मेटालिक करैक्टर वैसे स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने डिटेल से पढ़ा था। ये मेटल क्या होती है? अच्छी मेटल होती है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करती है ईजीली, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, टॉप जो थे उस सीरीज़ में वो अच्छी मेटल्स थी, स्ट्रॉन्गर मेटल्स थी, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था, रिडक्शन कम था। यहाँ पर हमने एक बात पढ़ी हुई है स्टार्ट में भी कि आयोनाइजेशन एनर्जी मेन हम कहते हैं जी इंडेक्स है किसका जी, मेटालिक करैक्टर का। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी ना उतनी अच्छी मेटल है, उतना इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, और मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है, तो ये इजीली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होगी वो अच्छी मेटल होगी। तो मेटालिक करैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन रखती है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी मेटालिक करैक्टर उतना कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का होल्ड, अगर न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो अच्छी मेटल नहीं होगी। तो फिर किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका? साइज़ के साथ, शील्ड के साथ, ठीक है, इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन। इतना साइज़ बड़ा है ना एटम का, उतना न्यूक्लियस से वो दूर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, निकलना आसान है, तो उसके मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ भी ऑब्वियसली इन्वर्स होगा इसका रिलेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी इन्वर्स होगा रिलेशन। तो ये सारे फैक्टर अगर हम देखें तो टॉप से बॉटम अगर आप बात करें मेटालिक करैक्टर क्या होगा, टॉप से बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होता है ना, तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा फिर? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़, क्योंकि साइज़ के साथ इसका रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इसका क्या है? इन्वर्स रिलेशन है, तो मेटालिक करैक्टर कम होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा।
तो स्टूडेंट्स ये जो हमने बात की अभी मेटालिक करैक्टर की, ये बहुत रिलेट करती है इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से, बट थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टेंस की, फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से है। तो मेटालिक करैक्टर के साथ इसका जितना अच्छी मेटल उतना अच्छा कंडक्शन भी कर सकेगा, ठीक है, हम पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, साइज के साथ डायरेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इन्वर्स है। वही जो मेटालिक करैक्टर के रिलेशन से ना वो सारे इसके हैं, देखें, क्योंकि इसके साथ ये डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर जो कि इसका डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है वह कि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन नंबर ऑफ अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड कर रही होती है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा पीरियड में जो ट्रेंड है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। अब मसलन हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, आगे मज़ीद देखते हैं एक पॉइंट जी। ग्रुप में टॉप से बॉटम ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज़ होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और बिल्कुल जिसकी वजह से हम कहते हैं जी इसमें कम हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, कंडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर जो आपने बताना है, अकॉर्डिंग टू पीरियड लेफ़्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर तो कम होता है, ठीक है, लेकिन कंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है, मेटालिक करैक्टर तो कम होता ही है। यहाँ पर उसने लेफ़्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज़ लिखा हुआ, ये मेटालिक करैक्टर की बात की हुई, ठीक है। लेकिन लेफ़्ट टू राइट जो हम बात करते हैं ना, वो अजीबोगरीब सा ट्रेंड देखने में आता है कि ये मेटालिक एलिमेंट्स तक इंक्रीज़ होती है कंडक्टेंस, हालांकि मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ होता था। अब मेटालिक एलिमेंट्स कौन से, मतलब सेकंड पीरियड की अगर बात करें तो सेकंड पीरियड में सेकंड ए ग्रुप यानी कि ब्रिलियम तक इंक्रीज़ होगी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ठीक है, और यही ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन थर्ड पीरियड में थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स तक यानी कि एल्यूमिनियम तक इंक्रीज़ होगी। एक्चुअली जो सेकंड पीरियड में सेकंड ग्रुप के बाद जो थर्ड ग्रुप है ना, उसमें बोरोन आ जाता है जो कि नॉन मेटल है, वहाँ से कंडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, आगे नॉन मेटल स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आ गया, वो कम होना शुरू हो जाएगी, नॉन मेटालिक सिनेरियो प्योरली आ जाएंगी यो मेटलॉइड्स या इस तरह से, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इनमें क्यों हुआ ऐसा, इंक्रीज़ क्यों हुई अप टू, यानी कि सेकंड पीरियड में ब्रिलियम तक बढ़ी, थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम तक बढ़ी, ऐसा हालांकि साइज़ तो कम हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट तो साइज़ कम होता है, मेटालिक करैक्टर भी कम होता है। फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह ये होती है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब फर्स्ट ए की मेटालिक करैक्टर शायद ज़्यादा हो 2A से 3A से भी, लेकिन कंडक्शन कम होगी, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन के लिए, 2A में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन के लिए, 3A में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन के लिए। तो एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन के लिए, एल्यूमिनियम में एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए होते हैं, हालांकि सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ कंडक्शन इसमें बढ़ जाएगी। तो लेफ़्ट टू राइट हम कहते हैं कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से कंडक्शन बढ़ जाती है, अदरवाइज मेटालिक करैक्टर तो कम होता है ना, ठीक है। तो इसी तरह एग्जांपल अगर देखें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की, तो लेफ़्ट टू राइट अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, साइज़ हालांकि डिक्रीज़ होता है, बट अवेलेबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का। अब नीचे ग्राफ से भी इसको बिल्कुल शो किया हुआ है जी। सोडियम, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम तक इंक्रीज़ होती है, और सेकेंड पीरियड में बेरिलियम तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी। इसी तरह आपको ये एलिमेंट्स कुछ दिए गए हैं, ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास जी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। तो अगर आपको थर्ड पीरियड में से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन किसकी है तो आप एल्यूमिनियम करेंगे, सेकंड पीरियड में किसकी है तो बेरिलियम करेंगे आप, ठीक है। तो ये देखें सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का आंसर है एल्यूमिनियम। सिमिलरली आगे मूव करते हैं, फर्स्ट बी ग्रुप कंडक्शन की बात की जाएगी तो फर्स्ट बी ग्रुप की तो ज़रूर बात करेंगे हम। तो फर्स्ट बी ग्रुप आपके पास कोइनेज मेटल्स होते हैं। कोइनेज मेटल्स में आपके पास सिल्वर, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। असल में ग्रुप नंबर अगर देखें ना, ग्रुप की सीक्वेंस, तो ये है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर 4th पीरियड से बिलोंग करता है, 3D का, ये 5 पीरियड से, 6D का, और ये 7th पीरियड से, ठीक है, आपके पास आ जाता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का, ठीक है, 4, 5, 6, और ये 3D, 4D और 5D से बिलोंग करता है। खैर अब कंडक्शन के जब आप ऑर्डर देखते हैं तो सिल्वर की कंडक्शन पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, और चौथे नंबर पर एल्यूमिनियम आता है। और एल्यूमिनियम आता है जी नॉर्मल एलिमेंट का मेंबर, ये 4th नंबर पे आता है। ओके, खैर ये याद रखिएगा, लाजमी याद करना आपने, सिल्वर, कॉपर,
एल्यूमिनियम और बेरिलियम। अगर हाईएस्ट नॉर्मल एलिमेंट में पूछा जाए तो एलिमेंट आंसर है, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता तो सिल्वर आंसर होता। ठीक है, जैसे कि सेकंड पीरियड में हाईएस्ट बेरिलियम की है, थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम की है। क्यों है? क्योंकि इनमें अभी ट्रांजिशन आया ही नहीं। ओवरऑल अगर कहता तो सिल्वर आंसर होता। और फोर्थ पीरियड में कॉपर आता है, फिफ्थ पीरियड में सिल्वर और सिक्स पीरियड में गोल्ड आता है। तो ये पीरियड वाइज भी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए किसकी कंडक्शंस ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर सिंपल पूछा जाए हाईएस्ट तो वो सिल्वर है, और नॉर्मल एलिमेंट्स में हाईएस्ट एल्यूमिनियम है। अदरवाइज एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में फोर्थ प्लेस पे आता है। ओके, खैर उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुका होगा कंडक्शन का। इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, आसान है, ये याद रखने हैं आपने। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर देख लें, क्विक रिव्यू जल्दी से इसका भी। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में हम बात करते हैं तो ये मेजरली बाइंडिंग फोर्सेस पर डिपेंड कर रहा होता है, फोर्स प्रोटेक्शन बोर्ड स्ट्रक्चर पर भी, कि क्लोज पैकिंग है या लूज पैकिंग है। तो ग्रुप में अगर बात करें टॉप से बॉटम, अगर हम कहते हैं ना मेल्टिंग बॉइलिंग में, तो आप एक ट्रेंड नहीं बताएंगे, मेटल्स के लिए अलग बात करेंगे, नॉन मेटल्स के लिए अलग। तो अब मेटल्स में फर्स्ट और टू ए ग्रुप की अगर बात करें ना ग्रुप में, तो टॉप से बॉटम साइज़ बढ़ता है जिसकी वजह से पैकिंग लूज़ होती है। तो हम जनरली कहते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। ओके, ग्रुप्स में। मेटल्स में अगर बात करेंगे तो मेटल्स में टॉप से बॉटम लूज पैकिंग की वजह से साइज़ बढ़ने से डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल में चूँकि साइज़ बढ़ता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ती हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आ जाती है उसमें, टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिफरेंट है, बाइंडिंग फोर्सेस, जिसकी वजह से साइज़ बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी से अट्रैक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ती हैं। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी लिक्विड्स के पोर्शन में, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एलडीएफ फोर्सेस, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी हमने पढ़ी थी। तो नॉन मेटल्स में एलडीएफ बढ़ने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। तो ऑपोजिट है, मेटल्स में डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटल्स में इंक्रीज़ होता है। तो आप 7A ग्रुप को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो पहले एलिमेंट गैसेज हैं, उसके बाद ब्रोमीन लिक्विड, और सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट आयोडीन है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ट्रेंड था ग्रुप में। पीरियड में इसका अजब सा ट्रेंड है कि भी हमने पीरियड में बात की अप टू 4A ग्रुप इंक्रीज़ होता है, उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह है कि 4A ग्रुप तक ना पैकिंग क्लोज होती है, स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह से होता है। और 4A ग्रुप तो वैसे भी एक नेटवर्क पैकिंग होती है ना, 4A ग्रुप जो है नॉन मेटल्स का, कार्बन का, ठीक है, ये नेटवर्क पैकिंग एक जॉइंट स्ट्रक्चर बना रहा होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। अदरवाइज़ वो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पहले 3A तक बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब नेचर चेंज होती है एकदम से कम होता है 4A से 5A में। ये कम क्यों हुआ एकदम से? तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हो गया। पहले था नेटवर्क स्ट्रक्चरिंग, एटॉमिक बॉन्ड था, कोवलेंट वगैरह आ जाता था। अब उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि एलडीएफ फोर्सेज आ गई, आईएमएफ फोर्सेज आ गई, नॉन मेटल्स आ गई। ठीक है, तो एकदम से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अप टू 4A ग्रुप इंक्रीज़ होता है, उसके बाद डिक्रीज़। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लिखा भी हुआ है कि अप टू 4A कार्बन तक बढ़ेगा सेकंड पीरियड का, फिर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इसके बाद अगर ऑप्शन आप देखें 4, तो बता दें जी नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन और बोरोन में से कहता है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ऑब्वियसली ये 4A ग्रुप का होगा, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है। सेकंड पीरियड के तो कार्बन आंसर है। और मिनिमम जो सबसे पहले है, मिनिमम इनमें से देख लें जी, नज़र आ रहा है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसमें अगर देखें ये 4 एलिमेंट ये वाले एंड वाले दिए गए हैं आपको, दिस वन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ऑब्वियसली मिनिमम फ्लोरीन का, और ये गैस होती है, तो इसका आंसर फ्लोरीन होगा। और हाईएस्ट का इन 4 ऑप्शन में से कार्बन आंसर होगा। अब आगे देखिए थर्ड पीरियड में, थर्ड ए कह रहा हूँ, थर्ड पीरियड में होता वही है, 4A ग्रुप तक इंक्रीज़ होता है, उसके बाद डिक्रीज़। लेकिन एक एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। हालांकि फास्फोरस के बाद सल्फ़र को कम होना चाहिए, लेकिन फास्फोरस का कम होता है, सल्फ़र का ज़्यादा होता है, क्योंकि S8 में मौजूद होता है, इसकी एटोमिसिटी S8 होती है और फास्फोरस की P4। तो सल्फ़र की एटोमिसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ ये कम ही होना था। तो थोड़ा सा ये देखने वो नीचे रीज़न बात करते हैं ग्राफ में। ये 4 ऑप्शन अगर हों, ये 4 ऑप्शन ऑब्वियसली इन 4 एलिमेंट्स की है गालिबन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें सल्फ़र का है, और इस वक्त मिनिमम आर्गोन का है जो सबसे पीछे है। ये ग्राफ में बताएगी ये थर्ड पीरियड में इसकी रीज़न।
कि 4A ग्रुप सिलिकॉन तक बढ़ा अगर XYZ हो तो ये यहाँ पर देखिए ट्रेंड चेंज होगा, याद रखिएगा। थर्ड पीरियड में हालांकि सेकंड पीरियड में क्या था, ग्राफ ऐसे जाकर नीचे आया था, लेकिन इसमें देखें एक यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ आया है यहाँ पर, क्योंकि सल्फ़र S8 की फॉर्म में होता है और फास्फोरस P4 की फॉर्म में होता है, तो हमें ये ज़रूर याद रखना है। इसी तरह एक ट्रेंड याद रखें, सेकंड ग्रुप में एक अबनॉर्मेलिटी है, टॉप से बॉटम ने कहा जी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो बिल्कुल बेरिलियम से बेरियम तक बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करवानी चाहिए थी नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर पहला बेरिलियम होना चाहिए था और यहाँ पर बेरियम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक अगर गौर करें तो मैग्नीशियम बेरिलियम के बाद एकदम से गिरा ग्राफ, फिर कैल्शियम, फिर ब्रोमीन नहीं है, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम है, ठीक है, फिर यहाँ स्ट्रॉन्शियम है, ये गलती कर लीजिए, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, ये स्ट्रॉन्शियम है, शायद SC है तो इसको सही कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्शियम है। तो मैग्नीशियम का नंबर एंड पे आया, यानी कि सेकंड नंबर से हटकर यहाँ पर आ गया है। क्यों, इसकी रीज़न लिखी हुई है यहाँ पर, वो है इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, कि इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, लूज पैकिंग होती है, दैट्स वाई इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से कम होता है अपने ग्रुप में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप वाइज जो हमने रिएक्शंस कहे थे। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो हम इसको सिंपली एक बात कर लेते हैं दोबारा से कि हमने क्या क्या देखा। काफ़ी इस पर मार्क हो चुका है, बट उम्मीद है कि आप लोगों के पास शायद नोट्स मैंने आप लोगों को ये सेंड कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो जिनको रिक्वायर्ड होंगे वो बता दें, तो उम्मीद है जब ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको रिव्यू अच्छा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, पॉइंट समझ आए तो बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।